हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज का हमारा सेशन है जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 11 और इस जनरल साइंस के लेक्चर नंबर 11 में हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी 48वां से लेके 52 तक, बीपीएससी 47, बीपीएससी 46 के प्रीलिम्स में जितने भी साइंस के सवाल पूछे गए उन सारे सवालों का यहाँ पे हम लोग हल करने वाले हैं। बेसिकली जो भी हमारा सेशन चल रहा है वो हमारा प्रीवियस ईयर का चल रहा है। एक और वीडियो आएगा लेक्चर नंबर 12 में हम लोग पूरे जितने बीपीएससी ने अभी तक 45th बीपीएससी से लेके अगर हम बात करें 66 तक के जितने भी सवाल पूछे गए सारे सवाल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो लेक्चर 13, 14, 15, क्योंकि मैंने बोला आपको कि 15 वीडियो मैं आपको दूंगा, ठीक है। इसके बाद वीडियो संख्या बढ़ सकती है लेकिन 15 वीडियो तभी मैं आपको दूंगा। तो इसके बाद जो 3 वीडियो आएगा मीन्स 12 के बाद, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें टॉप 100 MCQ करेंगे ऑफ फिजिक्स, टॉप 100 MCQ ऑफ केमिस्ट्री, टॉप 100 ऑफ बायो, ऐसे करके हम लोग 13, 14, 15 मतलब तीनों वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि एकदम निचोड़ हो जाएगा जितना भी जनरल साइंस के सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सवालों को डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी अगर वो 3 वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा फॉर द बीपीएससी प्रीलिम्स। ऐसे भी बीपीएससी आपके प्रीलिम्स में बहुत समय आपके लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट टाइम है, 84 डेज आपके लिए अभी यहाँ से। और मैंने आपको बताया है कि जैसे ही हमारा ये पूरा खत्म होगा तो मैं आपको सिलेक्टेड टॉपिक का मैं आपको वीडियो बना के दूंगा कि ये सारे टॉपिक जो हैं आपको बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए पढ़ने हैं फॉर जनरल साइंस। चैप्टर वाइज में बता दूंगा कि कौन सा चैप्टर से सवाल पूछा एग्जाम बीपीएससी ने ज्यादा, तो उस तरह से मैं आपको करवा दूंगा। तो वो चैप्टर को ज्यादा देख के जाना है आपको। अभी आपके पास इतना समय है कि आप अच्छा तैयारी कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। हु वाज इन्वेंटर ऑफ रडार? रडार का आविष्कारक कौन थे? देखिए रडार के आविष्कार करने वाले हैं रॉबर्ट वाटसन। कौन है? रॉबर्ट वाटसन। रडार क्या है? रडार का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसको बोलते हैं। और रडार एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम है, मींस कि कोई भी वस्तु हो उसको डिटेक्ट कर लेगा रेडियो वेव का इस्तेमाल करके। इस बात को ध्यान रखें, उस वस्तु के स्पीड को, उस वस्तु के एंगल को, ये मतलब कहने का मतलब है कि डिटरमाइन कर सकता है। ये ऑब्जेक्ट के बारे में क्या, जैसे कि मान लेते कहीं दूसरे देश का, दुश्मन देश का एयरक्राफ्ट आ रहा है या अपना एयरक्राफ्ट पता लगाना है, कोई शिप है, स्पेस क्राफ्ट, इन सारे चीजों को ये मतलब कर सकता है। डिसाइड डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस, लोकेशन एंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, रडार कैन समटाइम ऑब्टेन देयर साइज एंड शेप। यहां तक ये सब चीज तो करेगा, लेकिन कभी कभी रडार ही क्या है कि रडार से साइज भी पता चल जाता है और कोई भी वस्तु जो आ रही है उसकी आकार क्या वो भी पता चल जाता है। पहली बार प्रैक्टिकल रडार सिस्टम प्रोड्यूस किया गया था 1935 में बाय द ब्रिटिश फिजिसिस्ट सर रॉबर्ट वाटसन वाट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 2 की ओर चलेंगे। Which of the following instrument measure blood pressure? देखिए ब्लड प्रेशर की बात करेंगे तो स्फिग्नोमैनोमीटर होता है, ठीक है। स्फिग्नोमैनोमीटर जो होता है वो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। अब आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि स्फेरोमीटर की बात कर ले, वो क्या करता है? प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेयर। कोई भी स्फेयर है, कोई भी गोला या कोई भी कर्व सरफेस जैसा कोई शेप है तो उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को माप सकता है बहुत इस तरीके से स्फेरोमीटर। नाम ही है स्फेरोमीटर, तो स्फेयर को ही नापेगा। अगर एनीमोमीटर की बात करेंगे तो विंड के स्पीड को, ठीक है, हवा के स्पीड को मापने का काम करेगा कौन? एनीमोमीटर। वायु का स्पीड को कौन मापेगा? तो एनीमोमीटर मापेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सवाल बीपीएससी ने पूछा भी है एक बार। इसके बाद हम बात करेंगे, ये लिखा है एनीमोमीटर का इस्तेमाल हम लोग वेदर स्टेशन इंस्ट्रूमेंट में आपको के रूप में आपको देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद है कि बैरोमीटर। बैरोमीटर तो पता है कि आपको वायु दाब नापते हैं, एयर प्रेशर। तो आपको सब कंप्लीट हो गया। इस सवाल का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हम चलेंगे सवाल नंबर 3 की ओर। Which of the following human organ is affected by the consumption of aflatoxins, a food adulterant? मीन्स कह रहा है कि aflatoxin एक जो कि फंगी से प्रोड्यूस होता है, एक तरह का विषाक्त बोल सकते हैं। तो ये कह रहा है कि कौन सा अंग प्रभावित हो जाएगा अगर हम इस aflatoxins का सेवन कर लेते हैं। तो देखिए आपका जो अंग प्रभावित होगा वो होगा लीवर। इस बात को ध्यान रखिएगा। Aflatoxin, a family of toxins produced by the certain fungi that are found on agriculture crops such as maize, peanut, cotton seed। ये सारे एग्रीकल्चर क्रॉप पे आपको ये सारे दिखने को मिलेगा। मतलब ये एक तरह से आप टॉक्सिन्स का फैमिली के एक तरह का वो विषाक्त बोल सकते हैं और फंजाई से प्रोड्यूस होता है। और अगर आप इसका कंजप्शन कर लेते हैं देन आपके लीवर को डैमेज कर देगा। इस बात को ध्यान रखिए। 3 नंबर सवाल का उत्तर ये है, ओके। यहाँ पे लिखा है ये म्यूटेजेनिक्स बैक्टीरिया होते हैं जो डीएनए को इफेक्ट करता है, सारा चीज लिखा हुआ है। हम चलेंगे सवाल नंबर 4 की ओर, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। 4 नंबर सवाल की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन कोबाल्ट? देखिए बहुत इजी है, विटामिन B12 कोबाल्ट, क्योंकि उसका नाम ही है साइनोकोबालामाइंस। तो विटामिन B12 में आपको कोबाल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो हम चलेंगे सवाल नंबर यहाँ लिखा हुआ है विटामिन B12 कोकोबालामाइन से बोलते हैं, और क्योंकि इसमें कोबाल्ट होता है, और ये वाटर सोलुबल, क्योंकि वाटर सोलुबल विटामिन कौन कौन है, बी और सी कौन क्या है, ये पानी में घुलने वाले विटामिन है, वाटर सोलुबल विटामिन है। और बाकी ए डी ई के ये जो विटामिन है कौन सा विटामिन है, तो बसा फैट सोलुबल, ठीक है। It's play an essential role in production of red blood cells and the proper functioning of nervous system। ये सेम चीज लिखा कि विटामिन B12 का क्या काम है, रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन में काम आता है। ओके, B12 इज नेचुरली फाउंड इन एनिमल फूड इंक्लूडिंग मीट्स, फिश, पोल्ट्री, एग एंड डायरी। तो हमारा ये उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 5 की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 5 का था फ्रॉम विच केमिकल सब्सटेंस इज रोडेंटिसाइड मेड। देखिए रोडेंटिसाइड मींस कि चूहे का जहर, चूहे को मारने वाला जो जहर होता है वो बेसिकली जो बनता है पोटेशियम साइनाइड से। किससे बनता है, पोटेशियम साइनाइड से बनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पे देखिए लिखा है पोटेशियम साइनाइड इज यूज्ड एज रैट पॉइजन। ओके, और भी कुछ है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन साइनाइड है, इसका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन बेसिकली जो कॉमन रूप से इस्तेमाल होता है दैट इज पोटेशियम साइनाइड इज यूज्ड एज ए रैट पॉइजन मींस रोडेंटिसाइड के रूप में, कृंतकनाशक। सवाल नंबर 6 की ओर चलेंगे। द मैग्नेटिक नीडल्स पॉइंट टू द, देखिए चुंबकीय सुई की बात करेगा, वो हमेशा आपको नॉर्थ की तरफ वो देखने को मिलेगी, नॉर्थ की तरफ वो हमेशा रहेगा। तो हमेशा किस तरफ रहेगा, नॉर्थ की तरफ है, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये होता है कि साउथ पोल की तरफ, इसलिए क्योंकि देखिए अनलाइक पोल्स जो होते हैं मैग्नेट के वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इसका जो है आप ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ की तरफ आपको देखने को मिलेगा हमेशा। ओके, मैग्नेटिक नीडल्स। हम चलेंगे सवाल नंबर 7 की ओर। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को अगर आप जलाइएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, ऐसा तो नहीं जलेगा, तो H2O का निर्माण करेगा, मींस वाटर वेपर का निर्माण करेगा, तो वाटर वेपर इज द राइट आंसर। ओके, फिर कह रहा है कि मायोग्लोबिन, देखिए मायोग्लोबिन में क्या होता है, देखिए मायोग्लोबिन की बात करेंगे तो इसमें आपको आयरन देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा देखने को, आयरन देखने को मिलेगा। तो यहां लिखा है कि मायोग्लोबिन में आपको ऑक्सीजन और आयरन बाइंडिंग प्रोटीन देखने को मिलते हैं। ओके, और मायोग्लोबिन कंटेन इज हाई इन सम ऑफ द मसल्स विच गिव रेडिश अपीयरेंस। देखिए मायोग्लोबिन जो होते हैं वो आप कुछ ऐसे मांसपेशियों में ज्यादा पाया जाता है कि मांसपेशियां देखने में बहुत ज्यादा रेडिश अपीयरेंस देखने को आपको लगेगा, जहां पे मायोग्लोबिन ज्यादा रहेगा। लिखा है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ मायोग्लोबिन इन मसल सेल्स अलाउ ऑर्गेनिज्म टू होल्ड देयर ब्रीथ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जिसके पास जिस ऑर्गेनिज्म के मसल्स में ज्यादा मायोग्लोबिन होगा वो ज्यादा देर तक अपने ब्रेथ को होल्ड कर सकता है। डाइविंग एनिमल डाइविंग मैमल्स जैसे कि बेल्स हो गए, सील्स हो गए, इनके पास ज्यादा होते हैं मायोग्लोबिन, इस बात को ध्यान रखिएगा। 9 नंबर सवाल क्या कहता है, स्पिरिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। देखिए स्पिरिन की बात करेंगे, स्पिरिन की बात करेंगे तो ये जो ऑब्टेन होता है एक ट्री है, एक प्लांट है, उससे आपको स्पिरिन देखने को, एक तरह का एनाल्जेसिक है। मैंने बताया था कि स्पिरिन क्या है, एक एनाल्जेसिक है जो कि पेड़ से प्राप्त होता है। यहां पे लिखा हुआ है कि एसिटल सैलिसिलिक एसिड को हम एस्पिरिन बोलते हैं, और उसमें लेटर ए का मतलब होता है एसिटल, और एस्पिर जो डेराइव हुआ, देखिए ए का मतलब एसिटल हो गया, और जो एस्पिर डेराइव जो हुआ है वो एस्पिरिया अल्मेरिया करके एक पौधा है, प्लांट है, मीडो स्वीट भी उसको नाम बोलते हैं, लेकिन ये इसका वैज्ञानिक नाम है एस्पिरिया अल्मेरिया। से यहाँ पे एस्पिर ले लिया, इससे SPIR ले लिया गया, ए से आपका एसिटल ले लिया गया तो एस्पिरिन हो गया। ओके, विच एल्ड सैलिसिन, और जिसके अंदर सैलिसिन होता है इसलिए उसका आयन लिया गया, was a common suffix used for drug at the time for the stable synthesis of the acetyl salicylic acid। मतलब ये है कि एस्पिर नाम के पौधे से, या आप बोल सकते हैं एस्पिरिया उल्मेरिया नाम के पौधे से आपको एस्पिरिन प्राप्त होता है। ओके, सवाल नंबर 10 क्या कहता है, ब्रास। देखिए ब्रास की बात करेंगे, मैं ये सब तो बहुत इजी है, कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। पिताजी याद रखिए, पी से पित्तल, ता से तांबा, जैसे जस्ता, मींस कॉपर और जिंक के मिलाने से क्या बन जाएगा, ब्रास बन जाएगा। ओके, तो देख सकते हैं कॉपर और जिंक का एक एलॉय है, प्रोपोर्शन में मिलता है और बहुत ज्यादा, इट इज हायर मेलेबिलिटी देन ब्रॉन्ज और जिंक, जिंक और ब्रॉन्ज से ज्यादा मेलेबिलिटी होता है इसमें। इट रेसिस्ट कॉरोजन्स इंक्लूडिंग गैल्वेनिक कॉरोजन्स फ्रॉम द सॉल्ट वाटर एंड इट्स नॉट अ फेरोमैग्नेटिक। सवाल नंबर 11 चलेंगे। सवाल नंबर 11 कहता है कि विच फर्टिलाइजर इज यूज्ड फॉर व्हीट कल्टीवेशन। देखिए व्हीट कल्टीवेशन की बात कर रहा है तो वो फर्टिलाइजर जो इस्तेमाल होगा वो पोटेशियम होगा। पोटास का इस्तेमाल, पोटेशियम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है आपको गेहूं की खेती में, और सबसे ज्यादा यूजफुल भी होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोटेशियम इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इससे पूरे प्लांट की क्वालिटी बढ़ती है, फोटोसिंथेसिस में इफिशियंसी बढ़ाता है, कोई बीमारी नहीं होगा प्लांट को, और वाटर यूज की इफिशियंसी भी बढ़ेगी, तो इसलिए पोटेशियम का इस्तेमाल हम लोग गेहूं में करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा।
विच मेटल कैन बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन में किस धातु का उपयोग किया जा सकता है? तो ये आपको पता है कि यूरेनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूक्लियर पावर में। यूरेनियम जो है नेचुरली ऑकरिंग रेडियोएक्टिव मेटल्स है और इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी ऑरिजिनेट फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ यूरेनियम एटम्स, फिजन से, ठीक है, मींस फिजन करेंगे तो उससे क्या होगा आपका विखंडन, क्या इसको बोलते हैं विखंडन, ठीक है। और अगर फ्यूजन रहेगा इसको बोलते हैं संलयन, जो कि आपका सूर्य में ऊष्मा प्राप्त हो, सूर्य से जो एनर्जी आपको उसमें जो लाइट मिल रही है, जो हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो सूर्य में आपको फ्यूजन से होता है, लेकिन यहाँ फिजन है तो विखंडन। ओके, इट्स जनरेट हीट टू प्रोड्यूस स्टीम व्हिच इज यूज्ड बाय टरबाइन, मींस सेम चीज है कि स्टीम के इस्तेमाल के रूप में इस्तेमाल होगा इसका हीट को। तो हमारा यूरेनियम को इस्तेमाल कर सकते हैं इन इलेक्ट्रिसिटी। 13 नंबर सवाल कहता है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम का जो टाइम पे एक लोलक का जो आवर्तकाल है वो किस पे डिपेंड करता है? देखिए, लोलक का आवर्तकाल डिपेंड करता है उसके लेंथ पे, उसका लेंथ कितना बड़ा है छोटा है, तो जितना लोलक का लेंथ रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसका टाइम पीरियड भी आपको डिपेंड करेगा। अब देख लेते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डिफाइंड एज टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू फिनिश वन फुल ऑसिलेशन, एक फुल ऑसिलेशन, ठीक है, एक फुल ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगा उसी को हम टाइम पीरियड बोलते हैं पेंडुलम का, जो कि ये फॉर्मूला है। चलिए तो फॉर्मूला ये ध्यान रखिएगा, जहां पे एल क्या है, लेंथ है ऑफ द स्ट्रिंग, जिसका लेंथ ज्यादा लेंथ रहेगा तो ज्यादा टाइम लेगा, कम लेंथ रहेगा तो कम टाइम लेगा, और जी तो पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो सेम ही रहेगा। दस टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द, ठीक है, पेंडुलम और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेड इट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर भी वो डिपेंड नहीं करता है बल्कि डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, इस बात को ध्यान देगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इस पे भी डिपेंड करेगा। ओके, सवाल नंबर 14 की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 14 कहता है कि पीपुल गेट स्किन वंस इन अ स्विमिंग पूल। देखिए, स्विमिंग पूल में स्किन जल जाता है या जला ऐसा महसूस होता है, मींस कि वो नहाते हैं तो जलन होने लगता है, उसके स्किन में लगता है कि जल रहा है। तो क्यों होता है? क्योंकि उस स्विमिंग पूल में क्लोरीन डाला रहता है। क्या रहता है? क्लोरीन। और क्लोरीन इसलिए आता है क्योंकि वो स्विमिंग पूल को डिसइंफेक्ट करता है, स्विमिंग पूल के पानी को क्लीन करता है, डिसइंफेक्ट करता है, इसलिए ज्यादा इस्तेमाल कहीं कहीं स्विमिंग पूल वाले करते हैं क्लोरीन का, इसलिए आपका जो स्किन है वो वर्न करने लगता है, इरिटेशन होने लगता है, इसलिए कहते हैं इस तरह के इरिटेशन को क्या बोलते हैं? क्लोरीन रैश। जो आपके शरीर पे अगर फेस पे या हाथ पे अगर रैश निकलने लगे तो बोलेंगे क्लोरीन रैश है। क्या है? क्लोरीन रैश। सवाल नंबर 15 की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 15 कहता है कि व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मोशन, जब भी अगर आप विद्युत ऊर्जा को गति में परिवर्तित करेंगे तो किस चीज का क्या हीट लॉस होगा 50% से, क्या हीट लॉस होगा 30% से, क्या हीट लॉस होगा 80% से? तो किसी तरह का लॉस नहीं होगा। जब भी इलेक्ट्रिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो किसी तरह का भी आप यहाँ पे लॉस ऑफ हीट नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू काइनेटिक। देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर मींस वही मींस मोशन में कन्वर्ट करने की बात कर रहा है ना, आप एक मोटर चलाते हैं लाइन से तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल आपका काइनेटिक एनर्जी मिलता है, मोशन मिलता है, फिर उससे आप कुछ भी चीजें चलाते हैं, जैसे फ्लोर मिल हो गया, सारी चीजें। तो रोटेशनल मोशन ऑब्टेन्ड इज यूज्ड इन अप्लायंस, जैसे कि फैन भी आप देख सकते हैं, वॉशिंग मशीन, तो इसमें कोई तरह का हीट लॉस नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 16 नंबर सवाल करेंगे, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर लीड टू, चीनी का जो किण्वन होता है किससे होता है? तो वो इथेनॉल से होगा, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल से आपका होता है चीनी का फर्मेंटेशन। तो ये सिंपल चीज है। हम चलेंगे सवाल नंबर 17 की ओर। लाइट इज मेड ऑफ वेरियस कलर, व्हाट इज द मेथड फॉर सेपरेटिंग द कलर्स? आपको पता है कि प्रकाश बहुत सारे रंगों से मिलकर बनी है, 7 रंगों से मिलकर बनी है, तो कैसे पता चलेगा कि उसको कैसे सेपरेट करेंगे? सिंपल चीज है ना, जब भी एक व्हाइट लाइट को आप प्रिज्म से पास कराएंगे तो क्या होगा? 7 लाइट में विभक्त हो जाएगा विभ की ओर, आपको पता होना चाहिए। तो ये सिंपल चीज है, तो इसको हम लोग प्रिज्म से सेपरेट कर सकते हैं। ये सिंपल सवाल था। ओके, यहां सब देख सकते हैं क्या है। सवाल नंबर 18 है, रूम कैन बी कूल्ड बाय। अगर एक रूम में बहुत ज्यादा गर्म हो गया, बहुत ज्यादा हीट हो गया एक रूम, ये रूम या एनीथिंग, कोई मशीन भी अगर कोई ज्यादा गर्म हो गया है तो कैसे वो ठंडा किया जाता है? क्या उसमें पानी बहा दें? क्या सॉलिड को मेल्ट कर दें? क्या वहां पे कुकिंग गैस का इस्तेमाल कर लें? नहीं, कि वहां पे जितने भी कंप्रेस गैस हैं उसको रिलीज अगर कर दीजिएगा देन वो रूम अपने आप ठंडा हो जाएगा, कोई मशीन या कुछ भी चीजें अपने आप ठंडा हो जाएगा। ओके, रूम कैन बी कूल्ड बाय रिलीजिंग कंप्रेस गैस इनटू इंट, ठीक है। ओके, कंप्रेस गैस आर यूज्ड इन वैरायटी ऑफ पर्पस, दे आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, दे आर यूज्ड इन रूम कूलिंग। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कंप्रेस गैस का अगर हम इस्तेमाल करेंगे देन क्या होगा कि
रूम ठंडा हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर सवाल कर रहा है कि व्हाइट लाइट इन अ ट्यूब इज प्रोड्यूस्ड व्हाई। एक ट्यूब में आप देखते होंगे, ट्यूब जैसे कि आपका मरकरी हो गया है किसी तरह का, तो उसमें सफेद प्रकाश कैसे होता है? तो सफेद प्रकाश जो होता है वो होता है फाइबर के हीटिंग से, हीटिंग ऑफ फाइबर से आपको व्हाइट लाइट जो आप देखते होंगे वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू स्टार्ट इलेक्ट्रिक इमर्सन इन द ऑर्गन गैस एंड मरकरी वेपर फील्ड इन द ट्यूब। वेपर ही भरा होता है, ऑर्गन गैस रहता है। इट इज नेसेसरी दैट बोथ फाइबर आर वेरी हॉट व्हेन द फाइबर इज हीटेड व्हाइट लाइट इज प्रोड्यूस्ड इन द ट्यूब। इस बात को ध्यान रखिए, व्हाइट लाइट कब प्रोड्यूस होगा? जब फाइबर हीट होगा। तो ये थोड़ा सा सवाल कंसेप्चुअल था। सवाल नंबर 20 कह रहा है, सवाल नंबर कि गोल्ड कैन डिसॉल्व इन। तो गोल्ड कहां पे? मैंने बताया कि गोल्ड जो एक्वा रेगिया के मिश्रण में घुल जाएगा, जो जिसमें तीन जो पार्ट होता है HCl का होता है, एक पार्ट HNO3 का होता है, मींस की नाइट्रिक एसिड का। तो 3:1 में अगर हम HCl और HNO3 को अगर मिला देते हैं, देन इसमें क्या होगा कि एक्वा रेगिया बन जाता है। ठीक है, और इसमें सोना घुल जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो सवाल नंबर सी जो है आपका ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 21 की ओर। सवाल नंबर 21 कहता है कि एसिड रेन, एसिड रेन कैसे होगा? देखिए एसिड रेन की बात करेंगे, सल्फर, SO2 ये सब सारे से रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एसिड रेन। तो ये कैसे, कहां से आएगा? पेट्रोल से, वुड से, बर्निंग कोल से? नहीं, इंडस्ट्री में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं ये सारी चीजें, तो उनके कारण ही आप देख सकते। एसिड रेन क्या होता है कि रेनफॉल विथ एलिवेटेड लेवल ऑफ हाइड्रोजन आयन। ज्यादा हाइड्रोजन आयन अगर मतलब रेनफॉल होगा तो उसको एसिड रेन बोलेंगे। उसमें क्या होता है कि सल्फर का ऑक्साइड होता है, मींस SO2 होता है, और नाइट्रोजन का ऑक्साइड जब वाटर से मिलेगा, ठीक है, और अदर केमिकल से, तो सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कर देगा, HNO3 का निर्माण कर देगा, तब जाके एसिड मतलब कि अम्लीय वर्षा होगी। ओके, और ये सारे कहां से प्रोड्यूस होते हैं? तो सारे प्रोड्यूस जो होते हैं कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से ही आपके प्रोड्यूस होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। व्हीकल से भी होंगे, ऑयल रिफाइनरी से भी होंगे। सवाल नंबर 22, मेटल वेन लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर सम टाइम गेट कोटेड विद ग्रीन। देखिए यहाँ पे घर में भी इस्तेमाल होता है। कॉपर के अगर बर्तन हो, कॉपर है कुछ ऐसा चीज हो, उसको अगर आप छोड़ देते हैं ना एयर में, तो कुछ दिन में उस पे ग्रीन कलर का कोटिंग हो जाएगा, मीन्स कि वो रिएक्शन कर जाता है। तो वो है कॉपर। कॉपर है जो आपका सही उत्तर है। कॉपर को जब हम एयर में छोड़ देंगे तो उसमें कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद ग्रीन कलर का हो जाएगा, क्योंकि बेसिक कार्बोनेट, क्योंकि देखिए CO2 रिएक्ट कर जाएगा एयर के प्रेजेंस में। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम चलेंगे सवाल नंबर 23। द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रैपनिंग। फलों को पकाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो किसका इस्तेमाल करते हैं? तो वो गैस जो इस्तेमाल होता है वो होता है इथिलीन। कौन होता है? इथिलीन गैस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग फलों को पकाने के लिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इथिलीन इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ फ्रूट। ओके, सवाल नंबर इस चीजों को देख सकते हैं। Ethylene is known as the fruit ripening hormone. Okay, every fruit has a certain level of ethylene production, and in some fruit, ethyl level shoot up when the fruit start ripening. Okay, हम चलेंगे सवाल नंबर 24। The explosive nitroglycerin is, नाइट्रोग्लिसरीन आपको पता है कि इसका इस्तेमाल हम लोग एक्सप्लोजिव के रूप में करते हैं, विस्फोटक के रूप में करते हैं। वो क्या होता है? वो एक तरह का ईस्टर है। क्या एक तरह का क्या? वो ईस्टर है। ओके, नाइट्रोग्लिसरीन इज ऑयली लिक्विड दैट में एक्सप्लोड व्हेन सब्जेक्टेड टू हीट, शॉक और फ्लेम। जब भी उसको पटकेंगे या उसको शॉक देंगे या फ्लेम करेंगे तो वो फट जाएगा। नाइट्रोग्लिसरीन का फॉर्मूला है, ये देख सकते हैं, पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इट इज द मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोजिव नोन। इट इज द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ मोस्ट ऑफ द डायनामाइट। डायनामाइट में इस्तेमाल भी करते हैं। और एक तरह क्या है? नाइट्रेट ईस्टर है। क्या है? एक तरह का नाइट्रेट ईस्टर। इस बात को आपको ध्यान रखना है। हम चलेंगे सवाल नंबर 25 की ओर। एवोल्यूशन प्रिसीड ऑन अकाउंट ऑफ। विकास किसके कारण होता है? विकास की बात करेगा, इवोल्यूशन की बात कर रहा है। तो इवोल्यूशन कैसे होगा? इवोल्यूशन आपका एडॉप्टेशन से होगा ना। मैंने ये सवाल पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि एडॉप्टेशन में आपको एडॉप्टेशन ही कहीं ना कहीं जरूरत है इवोल्यूशन के लिए। तो एडॉप्टेशन थ्रू जनरेशन, इवोल्यूशन प्रोसीड एंड अकाउंट्स ऑफ एडॉप्टेशन थ्रू जनरेशन। एडॉप्टेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी स्पीसीज अपने इन्वायरमेंट में फिट हो जाए उसको बोलते हैं एडॉप्टेशन, से अनुकूल हो जाए। इन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एन ऑर्गेनिज्म विच अडॉप्ट टू द एनवायरनमेंट हैज मोर चांस ऑफ सर्वाइवल। जैसे देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म जो ठंडे प्रदेश में रहा है, उसको अगर आप गर्म प्रदेश में भेज दीजिएगा, ठीक है, अगर वो अपने आप को अडॉप्ट कर ले तो अच्छा है,
तीनों सर्वाइव कर जाएगा, नहीं करेगा तो खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह से विकास होगा ना। तो ये होता है। सवाल नंबर 26 कहता है इन प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूटेंसिल्स विद जिंक। देखिए आपको पता है कि जिंक से कोई भी बर्तन को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं या गैल्वेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, वो गैल्वेनीकरण जिसको बोलते हैं, ये पिछला सेशन का सवाल है। तो उसमें एंटीसेल्स को कैथोड पे रखते हैं और प्योर जिंक को किस पे रखते हैं, एनोड पे रखते हैं। ठीक है, एंटीसेल्स जो कोई बर्तन है उसको कैथोड पे रख देंगे उस, ठीक है, और जो जिंक है उसको एनोड पे रख देंगे और रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। कह रहा है जिंक इज इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन एंटेंसिल्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट कोरोजन्स। इस प्रक्रिया को जिंक गैल्वेनाइजिंग करते हैं। जब भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो प्योर जिंक को हम एनोड बनाते हैं और एंटेंसिल्स जो होता है वो कैथोड बनता है। ओके, और सॉल्यूशन ऑफ जिंक साल्ट्स को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस बात को ध्यान, इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिएक्शंस होता है इसी को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। 27 नंबर सवाल कहता है कि नोवेल गैस नॉट प्रेजेंट। देखिए अगर गैस जो हमारे एयर या वातावरण में जो प्रेजेंट नहीं है, एक नोवेल गैस, तो वो है आपका रेडॉन। रेडॉन बहुत ही रेयर गैस है, रेडॉन है जो आपके एयर में प्रेजेंट नहीं, बाकी सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं। जैसे पता है कि हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सारे प्रेजेंट है। बट देखिए 6 नेचुरली ऑकरिंग नोवेल गैस कौन है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है एंड द रेडियो एक्टिव रेडॉन है। रेडियो एक्टिव रेडॉन जो है वो बहुत ही कम आपको देखने को, वेरी लेस क्वांटिटी मींस कि रेयर, मींस रेयर में समझिए कि ना के बराबर इट इज, क्योंकि उसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ही प्राप्त करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। द मेटल आयन प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा मेटल है, क्लोरोफिल में पता है कि आपको मैग्नीशियम पाया था, सिंपल सवाल है। ओके, लीफ में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, और वो क्या हेल्प करता है, जैसे इसमें इसके अंदर क्या क्लोरोफिल। अब क्लोरोप्लास्ट जो है क्या सनलाइट को कैप्चर करेगा, तो क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम। देखिए प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है कि एटीपी में कन्वर्ट करेगा सोलर एनर्जी को, सौर ऊर्जा को, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हर एक फॉर्म ऑफ लाइफ में ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको देखने को मिलता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है लिविंग सेल्स को। द क्लोरोप्लास्ट में क्या क्लोरोफिल होता है एंड कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स होता है। ओके, जो लाइट को ट्रैप करने में एसेंशियल होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयंस होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन। अवशेषी अंग की बात कर रहा है। देखिए अवशेषी अंग की अगर हम बात करें तो इसमें इंसाइजर जो है, ठीक है, इंसाइजर जो टीथ का पार्ट है, ओके, एक टाइप ऑफ टीथ है दांत का, तो इंसिजर जो होता है, ठीक है, तो वो जो है आपका एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। देखिए वेस्टिजियल ऑर्गन किसको बोलते हैं, ऐसा शरीर का ऐसा अंग विच हैव बीन रिटेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, देखिए मतलब विकास, जैसे मनुष्य का विकास होते गया तो कुछ ऐसे अंग है जिनका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन हमारे वो पूर्वज के समय था, लेकिन अभी भी हमारे शरीर में प्रेजेंट है। बहुत सारी चीजें आप देखिएगा, पहले पूर्वज के पास कुछ अंग थे, जैसे कि कान बड़ा, इस तरह चीजें, तो कहीं ना कहीं अभी आदमी का इवोल्यूशन हो रहा है, धीमा धीमा वो कम रहा है। ठीक है, जैसे पहले बहुत ज्यादा शरीर पे बाल होते थे, लेकिन अभी भी देखिए कभी बहुत ऑलमोस्ट सब लोग के शरीर पे पूरा ज्यादा बाल नहीं होते। तो लेकिन कुछ ऐसे, तो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होगा जिसका इस्तेमाल भी हमारा शरीर में नहीं है। तो देखिए करप्लिका सेल्यूलर इज इनसाइड कॉर्नर ऑफ द आई, जिसको निक्टेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। कैकम, ऑरिकुलर मसल्स ऑफ पाइन एंड वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स आर एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। देखिए अपेंडिक्स आपको शरीर में रहे ना रहे कोई फायदा नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए अपेंडिक्स कभी देखते हैं निकल जाता है, बढ़ जाता है, तो ये सारे वेस्टिजियल ऑर्गन होंगे। कह रहा 4 फ्रंट टीथ इन बोथ अपर एंड लोअर जार कॉल्ड इंसिजर। देखिए जो 4 फ्रंट टीथ हैं उसको हम इंसिजर बोलते हैं। कटिंग करने के लिए, कोई भी खाना खाते हैं तो उसको काटने में इस्तेमाल होता है इंसाइजर का, या फूड को चॉप करने में। और फर्स्ट टीथ टू च्यू मोस्ट, दे आर द फर्स्ट टीथ टू च्यू मोस्ट फूड भी। कोई भी खाना हम खाते हैं तो स्टार्टिंग में जो चबाने में काम आता है वो इंसाइजर, तो इंसाइजर तो यूज होता है ना, उसका जरूरत भी है ना, तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। व्हाट इज ड्राई आइस, सूखा बर्फ क्या होता है, पता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सूखा बर्फ बोलते हैं। खत्म। चलते हैं सवाल नंबर 31। स्वीटेस्ट अमंग ऑल शुगर, सारे शर्कराओं में सबसे मीठी कौन है, तो वो फ्रक्टोज जो है सबसे ज्यादा मीठा होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, इट इज ऑब्टेन along with glucose by the hydrolysis of डाइसैकराइड सक्रोज को अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फ्रक्टोज प्राप्त होगा। फ्रक्टोज बहुत ज्यादा मीठा है सारे शुगर में, जो भी शुगर दिए गए हैं उसमें। ठीक है, यू आर स्टैंडिंग इन अ लिफ्ट, द फोर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट इज ड्यू टू योर वेट विल। कह रहा है कि आप लिफ्ट में हैं तो जो फ्लोर पे जो फोर्स लग रहा है वो आपके मतलब क्या होगा, उससे क्या होगा। देखिए ध्यान रखिएगा,
वो जीरो हो जाएगा जब भी लिफ्ट मूव डाउन मींस, ध्यान रखिएगा, सॉरी, हाँ, जब आपका जो लिफ्ट है नीचे की ओर जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हमारा वेट जो है वो जीरो हो जाएगा। ओके, एक्सेलरेशन क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ओके, तो हमारा वेट जीरो हो जाएगा, हम वेटलेसनेस, भारहीनता महसूस करेंगे और जब भी लिफ्ट नीचे जाएगी तो, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। द पर्सन इन द लिफ्ट एक्सपीरियंस वेटलेसनेस, भारहीनता, क्योंकि द फोर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट ड्यू टू पर्सन वेट बिकम जीरो। देखो जो हम लोग कोई, जैसे ये है ना, ये नीचे की ओर जा रही है, ये मान लो ये लिफ्ट का सरफेस है, लिफ्ट का सरफेस हम खड़े हैं, ओके, तो इस पे कोई किसी तरह का फोर्स ही, जब नीचे जा रही है तो फ्री फॉल बॉडी बन जाती है, और फ्री फॉल बॉडी बन जाती है तो इस पे कोई तरह का फोर्स नहीं लगता है, इसलिए भारीहीनता हमें महसूस होती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, हाँ, जब ऊपर जाएगा तो हम लोग इसमें ज्यादा फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक, तब हम लोग वेटलेसनेस मतलब कहने का महसूस नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। मोस्ट कॉमनली यूज सेफ्टी फ्यूज वायर इज मेड ऑफ, जो हम लोग सेफ्टी फ्यूज वायर इस्तेमाल करते हैं वो किससे बना होता है, वो बना होता है टीन और लेड के मिश्रण से। टीन और लेड के मिश्र धातु होते हैं जो फ्यूज हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर में, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइसेस में, जो भी आप फ्यूज देखते होंगे वो किससे बना होता है, एलॉय ऑफ टीन एंड लेड, इस बात को ध्यान रखिएगा। A rock is brought from the surface to the moon, then एक चंद्रमा, एक सतह है, कोई चट्टान है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको चंद्रमा की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, तो क्या होगा, देखिए उसका वेट में परिवर्तन होगा, बट मास में कभी परिवर्तन नहीं होगा। वेट चेंज होता है लेकिन मास नेवर चेंज। तो उसका वेट में परिवर्तन होगा जब भी हम उसको लाएंगे चंद्रमा से पृथ्वी पे ले आए, पृथ्वी चंद्रमा पे लाए, तो हम वेट परिवर्तन होगा लेकिन मास विल नॉट चेंज, मास हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि वेट ऑफ रॉक क्या होता है, W इक्वल टू mg। तो ग्रेविटी नीचे कम होगा ऊपर ज्यादा होगा, इस तरह चीजें, ठीक है, मतलब सॉरी नीचे ज्यादा होगा ऊपर कम होगा ग्रेविटी, तो ग्रेविटी अलग अलग जगह पे, जब ग्रेविटी चेंज होगा तो क्या होगा, वेट चेंज होगा, लेकिन मास तो भैया वही है। मास अगर मान लेते हैं 5 kg जो भी है, तो मास तो वही को वही रहेगा ना। तो ग्रेविटी चेंज होने से जो भी चीजें हैं आपका वेट चेंज होगा, बट मास विल नेवर चेंज, इस बात को ध्यान रखिएगा, मास चेंज नहीं होगा। ओके, while tining utensils, the ammonium chloride powder is for cleaning the hot utensils produce the fume of। कह रहा है कि जब भी utensils को आप टाइनिंग करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड पाउडर का इस्तेमाल करते हैं उस हॉट utensils को क्लीन करने में, तो उससे क्या निकलता है, कौन सा फ्यूम्स निकलता है। देखिए जब भी अमोनियम क्लोराइड पाउडर से जो धुआं निकलेगा वो निकलेगा, ध्यान रखिएगा, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सारे धुआं उत्पादन करते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। कैसे, टाइनिंग तरह का प्रोसेस है जिसमें थिनली कोटिंग होते हैं रॉट आयरन का, ठीक है, टीन के साथ, इस बात को ध्यान रखिए। कोई भी स्टील है या टीन आयरन है उसको टीन वाला बहुत ही मतलब थिनली कोट करते हैं टीन से, इस बात को ध्यान रखिएगा। द अमोनियम क्लोराइड पाउडर का इस्तेमाल करते हैं साफ करने के लिए, जो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फ्यूम प्रोड्यूस करते हैं, धुआं प्रोड्यूस करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलेंगे सवाल नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की बात कर रहा है, तो विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, एलिमेंट पूछा है तो कैल्शियम, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल सवाल है 36 नंबर सवाल। हम चलेंगे सवाल नंबर 37। द इंड प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहल फर्मेंटेशन, अल्कोहल, अगर अल्कोहल किण्वन करेंगे तो सबसे अंतिम में कौन प्राप्त होगा, तो सबसे अंतिम प्राप्त होगा इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे कि आप देखें कि चीनी के किण्वन में हम लोग इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से देखिए यहां लिखा हो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, सिल्वर एनर्जी में करते हैं तो प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल फर्मेंटेशन इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज, इथेनॉल फ्यूल ब्रेड, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए सवाल रिपीट किया ना, एक ही एग्जाम में रिपीट किया, पहले फर्मेंटेशन, शुगर के फर्मेंटेशन में क्या इस्तेमाल होता है, फिर पूछा कि बाई प्रोडक्ट क्या। देख रहे हैं सवाल को इस तरह चीजें हमेशा घुमाते फिराते रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। 38 नंबर सवाल करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन, इसमें हार्मोन कौन है, हार्मोन इंसुलिन है, सिंपल बात। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है, ये 2-3 बार पूछते हैं बीपीएससी ने, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कम से कम 66 बीपीएससी में जो सवाल पूछा है वो तो आपके एकदम जितना भी चैप्टर से पूछा वो चैप्टर ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि सवाल रिपीट होने की संभावना ज्यादा बने रहती है पिछले बीपीएससी को लेके, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये एकदम ध्यान रखे कि 66 बीपीएससी में जितना भी साइंस का सवाल पूछा है
वो सारे चैप्टर ही कंप्लीट होने चाहिए, आपके टंग पे होने चाहिए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हम चलेंगे सवाल नंबर 39 की ओर। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को इज नॉट केप्ट इन ग्लास बॉटल। क्यों? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को हम ग्लास बोतल में क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि रिएक्ट कर जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए, सिलिकॉन ऑक्साइड ऑफ ग्लास, ग्लास के सिलिकॉन ऑक्साइड से वो रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए उसको हम लोग ग्लास में नहीं रख सकते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को, ठीक है। 40 कह रहा है, सॉरी ये तो सवाल मैंने पिछले वीडियो में देखा था। चलिए, तो हम लोगों ने आज 39 सवाल किया। अब हमारा बचा है ओनली 45th बीपीएससी और 66 बीपीएससी, ये दो के सवाल भी हमारे साइंस के बचे हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज तो हम लोग दो लेक्चर आपने देखा, एक तो आपने साइंस देखा, ओके, और एक आपने जीएस का भी देखा, ठीक है। क्योंकि जीएस वाला जो सेशन, जो आपका साइंस का सेशन था, वो बेसिकली आपका वेडनेसडे को आना था, लेकिन वेडनेसडे को नहीं हो पाया रिकॉर्ड ड्यू टू सम वर्क, ओके। तो ये आपको, इसलिए मैं ये थर्सडे को अपलोड किया हूँ, आपका साइंस और आज जीएस का सेशन, जीएस का 31 नंबर लेक्चर, इस बात को ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके पास बहुत समय है फॉर द बीपीएससी प्रीलिम्स, आप तैयारी करें जबरदस्त रूप से और अपना रिजल्ट लाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।